संग्रह ग्रंथ में शब्द खंड में चल रहा है, मूल में आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानुभावकत्वम् आकांक्षा। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानुभावकत्वम् आकांक्षा। अर्थाबाधो योग्यता। अर्थाबाधो योग्यता। पदानाम अविलंबेन उच्चारणं सन्निधि। पदानाम अविलंबेन उच्चारणं सन्निधि। तथा च आकांक्षादिरहितं वाक्यम् अप्रमाणम्। आकांक्षादिरहितं वाक्यम् अप्रमाणम्। यथा गौ अश्व पुरुषो हस्ति इति न प्रमाणम्। यथा गौ अश्व पुरुषो हस्ति इति न प्रमाणम्। आकांक्षा विरहात्। आकांक्षा विरहात्। वह्निना सिंचेत् इति न प्रमाणम्। वह्निना सिंचेत् इति न प्रमाणम्। योग्यता विरहात्। योग्यता विरहात्। प्रहरे प्रहरे असौच्चारितानि गाम आनय इत्यादि पदानि न प्रमाणम्। प्रहरे प्रहरे असौच्चारितानि गामानय इत्यादि पदानि न प्रमाणम्। सानिध्याभावात्। सानिध्याभावात्। ठीक है, देखिए भाई, अब वाक्यार्थ ज्ञान उत्पन्न होने में जो सामग्री चाहिए उस सामग्री को बता रहे हैं। वाक्यार्थ ज्ञान का मतलब होता है शाब्दी प्रमाण, अर्थात शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली जो प्रमा है, जिसको शाब्दी प्रमा कहते हैं, उसकी उत्पत्ति में कारण है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। क्या क्या? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। चलिए, तो उसमें से पहली है कौन? आकांक्षा। अब आकांक्षा किसको कहते हैं? तो आकांक्षा का लक्षण कर रहे मूल में। क्या लक्षण है? देखो, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानुभावकत्वम् आकांक्षा। बोलो भाई। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानुभावकत्वम् आकांक्षा। किसको कहते हैं आकांक्षा? देखिए, वाक्य। तो वाक्य किसको कहते हैं? वाक्य पद समूहम वाक्य। अनेक पदों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य में एक ही पद रहेगा तो शब्दबोध हो सकता है क्या? नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे रामः ग्रामम गच्छति, ये पूरे वाक्य सुन लेंगे तो शब्दबोध हो जाएगा। राम गांव को जा रहा है कि नहीं? तो उन पदों में से समझ लीजिए एक किसी पद का अभाव कर दिया। क्या कर दिया? अभाव कर दिया। पद का अभाव करने के बाद जो बचे हुए पद है उनके द्वारा यदि शब्दबोध नहीं हो पाता है, अर्थबोध नहीं हो पा रहा है, तो समझ लेना चाहिए उस पद में उस पद की क्या है? आकांक्षा है। क्या है? आकांक्षा है। बात समझ में आया ना? तो देखिए, कह रहे पदस्य पदांतर व्यतिरेक। व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है अभाव। व्यतिरेक का मतलब होता है क्या? अभाव। तो पदांतर व्यतिरेक, अन्य पद का अभाव करने पर उससे प्रयुक्त होने वाला जो अन्वय अननुभावकत्वम्। अन्वय का मतलब होता है शाब्दबोध, और उसका अननुभावकत्वम्। अननुभावकत्वम् का अर्थ लिख सकते अजनकत्वम्। ठीक है?
अजनकत्व आकांक्षा। ठीक है जी, अर्थ देखिए, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, एक पद का दूसरे पद का अभाव करने के बाद उससे अन्वय का, शाब्दबोध का अजनकत्व, शाब्दबोध उत्पन्न न होना, यही है क्या? आकांक्षा। जैसे उदाहरण से हम लोग समझेंगे, जैसे वाक्य है राम ग्रामम गच्छति, है कि नहीं? क्या राम ग्रामम गच्छति? तो पदस्य राम इति पदस्य पदांतर व्यतिरेक, अन्य पद का अभाव, जैसे ग्रामम इस पद का क्या कर दिया? अभाव, व्यतिरेक कर दिया, अभाव कर दिया। अभाव करने के बाद जिस प्रकार का शाब्दबोध होना चाहिए वो शाब्दबोध होगा क्या? नहीं। तो अन्वय अजनकत्व हुआ कि नहीं? एक पद का दूसरे पद का अभाव करने पर अन्वय बोध, शाब्द बोध, ज्ञान उत्पन्न हुआ क्या? नहीं। तो अननुभव क्या है? अननुभावकत्व उसमें है, अर्थात अन्वय का अजनकत्व उसमें है। तो वही है क्या? आकांक्षा। बात समझ में आई ना? चलिए, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयान अनुभावकत्वम आकांक्षा, ये आकांक्षा का लक्षण है। अब आगे कह रहे योग्यता। योग्यता किसको कहते भाई? अर्थावादो योग्यता। अर्थावादो योग्यता, अर्थ का बाद न होना, वही है योग्यता। समझ लीजिए, वाक्य का प्रयोग कर दिया और उसका अर्थ यदि बाधित है तो उससे भी शाब्दबोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शाब्दबोध? उसके अर्थ का क्या है? बाद है। और हमको क्या चाहिए? अर्थ का अबाध, और अर्थ का अबाध रहना ही योग्यता है, अर्थ का बाद न होना। समझ में आएगी? जैसे किसी ने कह दिया वन्निना सिंचेत, क्या कह दिया? वन्निना सिंचेत, मतलब क्या? तो वन्नी, जैसे हम लोग पानी से आंगन में सड़ा मारते हैं कि नहीं? तो पानी से न कहकर किसी ने कह दिया क्या कि वन्निना सिंचेत, वन्नी का सड़ा कर दो, तो सुनने वाला वन्नी का सड़ा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? उस वाक्य का जो अर्थ है उसका क्या है? बाद है। इसलिए उस वाक्य के द्वारा शाब्दबोध उत्पन्न नहीं होगा। क्यों शाब्दबोध उत्पन्न नहीं हो पा रहा है उस वाक्य से? उसमें योग्यता नहीं है। योग्यता किसको कहते हैं? अर्थ का अबाध। और यहां पर क्या है? अर्थ का बाद है। बाद है, अबाध नहीं है। अबाध होता तो योग्यता होती, इसका मतलब उसमें योग्यता नहीं है। समझ में आया ना? देखिए, अर्थाबाधो योग्यता। अब आगे कह रहे सन्निधि। तो सन्निधि किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं पदानाम अविलंबेन उच्चारणम। वाक्य में जितने भी पद है उन पदों का अविलंब से उच्चारण, विलंब से नहीं, अविलंब से जो उच्चारण है उसको बोलते हैं क्या? सन्निधि। यदि विलंब से उच्चारण रहेगा तो उस वाक्य से भी शाब्दबोध नहीं होगा। जैसे समझ लीजिए, राम ग्रामम गच्छति वाक्य बोलना है, लेकिन बोलने वाले ने क्या कर दिया? सुबह 6 बजे कह दिया राम, ठीक, फिर दोपहर में 1 बजे कह दिया ग्रामम, और शाम को 8 बजे कह दिया गच्छति। तो सुनने वाले को शाब्दबोध होगा क्या? क्यों? उसमें तो योग्यता है, आकांक्षा है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं हो रहा है शाब्दबोध? उसमें सन्निधि नहीं है, क्योंकि वहां पर पदों का विलंब से उच्चारण है। और सन्निधि किसको कहते हैं? पदों का अविलंब से उच्चारण। वहां पर पदों का अविलंब से उच्चारण है क्या? अर्थात उसमें क्या नहीं है? सन्निधि नहीं है, इसलिए शाब्दबोध नहीं होगा। तात्पर्य क्या निकला? वाक्य से अर्थात शब्द प्रमाण से शाब्दबोध किंवा शाब्दी प्रमा उत्पन्न होने के लिए उन वाक्यों में क्या चाहिए? आकांक्षा,
योग्यता और सन्निधि चाहिए। वाक्यार्थ बोध के लिए ये तीनों कारण है। ठीक है, पंक्ति देखिए मूल में पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि ही लग गया। तो तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम, यदि किसी वाक्य में आकांक्षा नहीं है तो वाक्य को प्रमाण नहीं मानेंगे। क्यों? वह योग्यता नहीं है, क्यों? वह सन्निधि नहीं है, तो ऐसे वाक्य को प्रमाण नहीं मान सकते। तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम लग गया। उदाहरण दे रहे, यथा गौः अश्वः पुरुषः हस्ति इति न प्रमाणम। क्यों? आकांक्षा विराट। ये जो है शब्द प्रयोग वाक्य गौः अश्वः पुरुषः हस्ति, इसमें क्या नहीं है? आकांक्षा नहीं है। समझ लीजिए किसी ने कह दिया क्या, गाय घोड़ा पुरुष हाथी, सुनने वाले को कुछ शब्द बोध होगा? नहीं, वो तो देखता ही रहेगा। अरे भाई क्या क्या कह रहे हो? गाय घोड़ा पुरुष हाथी, इसको ले आना है या भगाना है या उसको चारा देना है या क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? सुनने से शब्द बोध नहीं होगा। क्यों? इस वाक्य में नहीं है क्या? आकांक्षा नहीं है। ये किसी पद का अभाव करने पर भी शब्दबोध का अजनकत्व और वो पद का प्रयोग करने पर शब्दबोध होता है, ऐसी बात इसमें नहीं है। अर्थात इस वाक्य में क्या नहीं है? आकांक्षा नहीं है। यथा गौ अश्व पुरुष अस्ति न प्रमाणम। क्यों? आकांक्षा विराट लगे ना। चलिए नंबर 2 पे क्या था? योग्यता। अब योग्यता के बारे में लिख रहे हैं, वनिना सिंचेत इति न प्रमाणम। योग्यता विराट। वनिना सिंचेत ऐसा वाक्य का प्रयोग किसने कर भी दिया तो उस वाक्य को प्रयोग का प्रमाण नहीं मान सकते। क्यों? उसमें योग्यता नहीं है। क्यों योग्यता नहीं है उस वाक्य में? उसके अर्थ का भाव है। समझ में आया? समझ लीजिए किसी ने कह दिया क्या, जाओ 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 उस खेत में जाओ, अच्छे अच्छे पत्थर रखे हुए खाओ, है कि नहीं? तो शब्दबोध होगा? सुनने वाला जाएगा क्या खाने के लिए? नहीं जाएगा। वो देखता ही रहेगा क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है भाई, पत्थर खाने के लिए जाओ। शब्दबोध नहीं होगा उसको। क्यों? अर्थ का बाद है। हमको चाहिए क्या? अर्थ का अबाद। अर्थात क्या चाहिए? योग्यता, और उसमें योग्यता नहीं है। ठीक है ना जी। चलिए आगे। प्रहरे प्रहरे असहोच्चरितानि गाम आनय इत्यादि पदानि न प्रमाणम। क्यों? सानिध्याभावात्। अब देखिए गाम आनय ये पद का प्रयोग वाक्य बोल दिया उसने, किंतु कैसा बोला? प्रहरे प्रहरे असहोच्चरितानि, साथ साथ उच्चारण नहीं है। मतलब गाम बोल दिया सुबह और आनय बोल दिया शाम को, तो बहुत विलंब से हुआ कि नहीं? इसलिए इससे शब्दबोध नहीं होगा। क्या नहीं है इसमें? सन्निधि नहीं है। तो प्रहरे प्रहरे असहोच्चरितानि, साथ साथ जिसका उच्चारण नहीं है, ऐसे गाम आनय इत्यादि पदानि, इत्यादि पद न प्रमाणम। क्यों? सानिध्याभाव। उसमें क्या है? सानिध्य का अभाव है। ठीक है जी। हो गया ना। तो चलिए फिर आगे आगे क्या है बोलो? पदकृत्य। देखिए असंभव वारणाय पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त इति। ठीक है जी। पदकृत्य कर रहे किसका? आकांक्षा के लक्षण का। मूल में आकांक्षा का लक्षण किया है। क्या लक्षण किया है मूल में आकांक्षा का? एक बार बोलो। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानुभावत्वम् आकांक्षा। हाँ पुनः एक बार। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानुभावत्वम् आकांक्षा। ठीक है, ये आकांक्षा का क्या है? लक्षण है। उस लक्षण में से पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त इस पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। पदस्य अन्वयानुभावत्वम् आकांक्षा। हाँ,
क्या है? पदस्य अन्वय अननुभावकत्वम। आकांक्षा अननुभावकत्व मतलब अजनकत्व, ठीक है ना। तो अर्थ क्या निकलेगा फिर? पद का अन्वय उत्पन्न न होना, शब्दबोध वाक्यार्थ ज्ञान न होना, उत्पन्न न होना, इसको ही बोलेंगे फिर क्या? आकांक्षा। यदि इतना ही लक्षण करेंगे तो असंभव हो जाएगा, अर्थात कहीं पर भी लक्षण का समन्वय नहीं होगा। समझ में आया? कैसे नहीं होगा? समझ लीजिए, वाक्य है पहले वाला है क्या? रामः ग्रामं गच्छति, है कि नहीं? अब यहां पर पदांतर अन्य पद का व्यतिरेक तो करना ही नहीं, है कि नहीं? पहले क्या था? पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, अन्वय का अननुभव। अब पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त इस पद को ही हटा दिया, फिर लक्षण क्या बचा? पदस्य अन्वय अननुभावकत्व, ठीक है ना। पदस्य राम पदस्य, है कि नहीं? राम ग्रामम गच्छति, ये सभी पदस्य। अन्वय अननुभावकत्व है क्या उसमें? अन्वय शाब्दबोध अजनकत्व उसमें है क्या? नहीं है, अपितु शाब्दबोध जनकत्व ही है। रामः ग्रामं गच्छति, इस वाक्य को सुनने के बाद शाब्दबोध उत्पन्न होता है कि नहीं? तो शाब्द पदों में अन्वय का अजनकत्व है क्या? नहीं है। और आकांक्षा किसको कहते हैं आप? अन्वय का अजनकत्व चाहिए, पद में अन्वय का क्या चाहिए? अजनकत्व। अजनकत्व है नहीं, इसका मतलब आकांक्षा नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा, जबकि वह आकांक्षा है, लेकिन उसमें लक्षण का समन्वय नहीं हो पा रहा है। लक्षण में लक्षण न जाना, इसको ही बोलते हैं क्या? असंभव। जैसे उदाहरण दिया था ना, एक शपवत्वम गोहो लक्षणम, तो लक्ष्य कौन है? गाय, और लक्षण क्या कर दिया? एक शपवत्वम, एक खुर वाली जो होती है उसको गाय बोलो, तो लक्ष्य कौन है? गाय। तो किस गाय में लक्षण जाएगा? किसी में भी नहीं जाएगा। लक्ष्य पर लक्षण न जाना, इसका ही मतलब है क्या? असंभव। उस प्रकार यहां पर रामः ग्रामं गच्छति, यहां हरेक पद का एक दूसरे के साथ आकांक्षा तो है, लेकिन उसमें लक्षण का समन्वय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका लक्षण कितना है? पदस्य अन्वय अननुभावकत्व, पद का अन्वय अजनकत्व, अन्वय उत्पन्न न होना, है कि नहीं? लेकिन रामः ग्रामं गच्छति, यहां पर सभी पदों से अन्वय का अजनकत्व है या अन्वय जनकत्व है? अन्वय जनकत्व है। अन्वय बोध हो रहा है, शब्द बोध हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब वह आकांक्षा नहीं, ऐसा कहना चाहिए, है कि नहीं? किंतु वहां तो आकांक्षा है तो लक्षण का समन्वय होना चाहिए, समन्वय नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें अजनकत्व नहीं है, जनकत्व ही है। तो क्या हुआ फिर? असंभव। इस प्रकार का लक्षण का असंभव न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, है कि नहीं? ऐसा कर देंगे तो असंभव नहीं हो, यहां पर लक्षण का समन्वय हो जाएगा। क्यों? राम पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, अन्य पदों का क्या कर दिया? व्यतिरेक, अभाव कर दिया। तो जैसा चाहिए वैसा अन्वय का अनुभव हो रहा है क्या? भी नहीं, अजनकत्व आ गया। इसका मतलब उसमें आकांक्षा है और आकांक्षा का लक्षण भी गया, समन्वय हो गया। समझ में आया कि नहीं? असंभव समझ में आया ना? तो असंभव दोष न आवे, इसलिए लक्षण में कौन पद दिया? पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त। समझ में आया ना? देखिए पंक्ति, असंभव वारणाय पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त इति, हो गया ना? आगे क्या है बोलो? हाँ, पुनः संभव वारणाय पदांतर इति, है कि नहीं? क्या कर दिया? पदांतर, आप इतना ही हटा दिया, पदांतर इतना हटा दिया। पहले क्या हटाया था? पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, ये पूरा हटा दिया था। अब उतना सब नहीं हटाना है, केवल पदांतर इतना हटाना है। इसका इस पद को हटाने के बाद लक्षण क्या बचेगा बोलो? पदस्य व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। पदस्य एक पद का
व्यतिरेक प्रयुक्त है कि नहीं। अब किसका व्यतिरेक ये तो कहा नहीं, क्योंकि पद निकाल दिया आपने, कौन सा, पदांतर, ये शब्द को हटा दिया। जब पदांतर ये शब्द था तब तो समझ में आ रही थी बात। एक पद का दूसरे पद का अभाव करने के बाद जो अन्वय का न होना, वही क्या थी, आकांक्षा। किंतु अब क्या कर दिया, पदस्य व्यतिरेक प्रयुक्त है कि नहीं, पद का व्यतिरेक कर देने से, है कि नहीं। तो किसका व्यतिरेक समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। अर्थात कहीं पर भी लक्षण का समन्वय नहीं होगा, और कहीं पर भी लक्षण का समन्वय न होना ही क्या है, असंभव। तो पुनः असंभव दोष आता है, वो न आवे, इसलिए लक्षण ने पद जोड़ दिया, कौन सा, पदांतर। तो वही लिखा है, पुनः असंभव वारणाय पदांतर इति। मिला ना पंक्ति, आगे चलिए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे क्या है बोलो, आकांक्षा वारणाय अर्थेति, आकांक्षा वारणाय अर्थेति। अब आगे चलेंगे, मूल में योग्यता का लक्षण किया था। क्या लक्षण किया था योग्यता का, अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का अबाध जब रहता है तो उसको बोलते योग्यता। अब उस योग्यता के लक्षण में से अर्थ इस पद को हटा दीजिए तो लक्षण क्या रहेगा, अबाधः योग्यता। क्या रहेगा, अबाध योग्यता। तो फिर प्रश्न आएगा, अबाध किसका अबाध भाई, समझ में नहीं आएगा। तो आकांक्षा बनी रहेगी, आकांक्षा जानने की इच्छा बनी रहेगी, अबाध किसका अबाध। इस प्रकार की आकांक्षा निवृत्त करने के लिए लक्षण में शब्द जोड़ दिया, कौन सा, अर्थ। हमको अबाध चाहिए, किसका अबाध, अर्थ का अबाध, अर्थ बाधित नहीं होना चाहिए, ये बात है। तो वही लिखा है, आकांक्षा वारणाय अर्थ इति। लग गया ना जी। आगे क्या है, पदानाम इति, यही है ना जी। हाँ, आगे असौचरितेषु अतिव्याप्ति वारणाय अविलंबेन इति। अब चलिए, सन्निधि का लक्षण किया था मूल में। क्या लक्षण किया था मूल में सन्निधि का, बोलो, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। हाँ, पदों का अविलंब से जो उच्चारण है उसको कहते हैं क्या, सन्निधि। अब उस सन्निधि के लक्षण में से अविलंबेन इस पद को हटाइए और लक्षण बोलिए, क्या, पदानाम उच्चारणम सन्निधि। बस अर्थ क्या होगा, पदानाम उच्चारण, मतलब पदों का उच्चारण, उच्चारण चाहिए। विलंब से या अविलंब से इससे अब कोई लेना देना नहीं है, केवल क्या चाहिए, पदों का उच्चारण। इतना ही लक्षण करेंगे यदि सन्निधि का, तो क्या होगा, फिर अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी, असह उच्चारित जो पद है उसमें भी सन्निधि है, ऐसा कहना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, असह उच्चारित, ऐसे ध्यान दीजिए। गाम आनय, गाम ये पद बोल दिया सुबह और आनय बोल दिया शाम को, तो असह उच्चारित पद है कि नहीं है। और आपने लक्षण क्या किया है सन्निधि का, पदानाम उच्चारण, बस पदों का उच्चारण चाहिए आपको। तो पदों का उच्चारण तो ये अपर भी हो गया, भले एक पद का उच्चारण सुबह हुआ, एक पद का उच्चारण शाम को हुआ, लेकिन पदों का उच्चारण तो। और आप सन्निधि किसको कहते, पदों के उच्चारण, और पदों का उच्चारण तो यहाँ है, तो यहाँ भी सन्निधि मानना पड़ेगा भी, है कि नहीं। गड़बड़ होगी, अतिव्याप्ति होगी, वो न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन, अविलंबित। पदों का उच्चारण चाहिए, पर कैसा, अविलंबित। पंक्ति देखिए, असौच्चारितेषु मतलब असह उच्चारित जो पद है उनमें अतिव्याप्ति वारणाय, उनमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा, अविलंबेन इति। लग गया ना। आगे चलिए, आकांक्षा वारणाय पदानाम इति। अब उसी सन्निधि के लक्षण में से पदानाम पद को हटा दीजिए
और लक्षण बोलिए। अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। हाँ, अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, अविलंब से जो उच्चारण है उसको बोलते हैं सन्निधि। तो फिर आकांक्षा बनी रहेगी, एक जिज्ञासा बनी रहेगी। क्या भाई अविलंब से उच्चारण, किसका अविलंब से उच्चारण? शब्द का, वाक्य का, और या और किसी का? तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? आकांक्षा बनी रहेगी। उसको वारण करने के लिए कह दिया क्या? पदानाम, पदों का अविलंब से उच्चारण चाहिए और किसी का नहीं। तो जिज्ञासा निवृत्त हो जाएगी। तो वही लिखा है आकांक्षा वारणाय पदानाम इति। समझ में आया? आकांक्षा वारणाय मतलब जिज्ञासा वारणाय, जानने की इच्छा बनी रहेगी ना, तो वो उसको हटाने के लिए लक्षण में शब्द जोड़ा है। कौन सा? पदानाम। वही आकांक्षा वारणाय पदानाम इति हो गया ना। आगे चलिए। आकांक्षादि शून्य वाक्यस्य अत्र प्रमाणत्वं निषेधयति तथा च इति। अब देखिए मूल में एक पंक्ति आई है तथा च, मिला? क्या है आगे? तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। इस मूल पंक्ति के द्वारा ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझा रहे हैं हमको। कौन? क्या बोलते हैं? आकांक्षादि शून्य वाक्यस्य अत्र प्रमाणत्वं निषेधयति। आकांक्षादि शून्य जो वाक्य होता है वह प्रमाण नहीं है। अत्र प्रमाणत्वं निषेधयति मतलब वो प्रमाण नहीं है, इस बात को कह दिया उस पंक्ति के द्वारा। तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। लग गया ना जी? चलिए आगे। आकांक्षादिकम शाब्द हेतु इति उक्ते च इत्यर्थः। ठीक है ना जी? तथा च पद आया है ना, तथा च उस पंक्ति में तथा च शब्द का अर्थ लिख रहे। तथा च मतलब आकांक्षादिकम शाब्द हेतु इति उक्ते सति, ऐसा बोलने पर यह सिद्ध होता है क्या? आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। नहीं समझ में आया? मूल की पंक्ति देखो, मूल की पंक्ति कहा है? बोलो। तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। तो आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाण में समझ आया ना? आकांक्षादि रहित वाक्य अप्रमाण है। क्यों? उसका उत्तर दिया है तथा च, उसी पर आरंभ में तथा च। तो तथा च शब्द का अर्थ लिख रहे पदकृत्यकार। तथा च शब्द का क्या अर्थ है? आकांक्षादिकम शाब्द हेतु, यह अर्थ है। इति उक्ते, तो अर्थ क्या होगा? देखो भाई, तथा च, तथा च मतलब आकांक्षादिकम शाब्द हेतु इति उक्ते सति, उक्ते च, उक्ते सति, ऐसा बोलने पर, मतलब ये सिद्धांत हुआ कि नहीं? क्या सिद्धांत हुआ? आकांक्षादिकम शाब्द हेतु, आकांक्षादिक शाब्द बोध के लिए कारण है। यह सिद्धांत निश्चित होने पर आगे बोल सकते हैं हम क्या? आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। आकांक्षादि रहित जो वाक्य है वो कैसा है? अप्रमाण। समझ में आया ना? चलो पदकृत्य में आकांक्षादिकम शाब्द हेतु इति उक्ते च इत्यर्थ। ठीक है ना? आगे चलिए। आगे क्या है? हाँ, अनाकांक्षादि उदाहरणम दर्शयति यथा इति। मूल में यथा इत्यादि पंक्ति से आया है। देखिए क्या आया है? यथा गौः अश्वः पुरुषः अस्ति इति न प्रमाणम। क्यों? आकांक्षा विग्रह। तो वही लिख रहे अनाकांक्षादि उदाहरणम। अनाकांक्षादि मतलब जिस वाक्य में आकांक्षा नहीं है, ऐसे वाक्य प्रमाण नहीं होते हैं। इस बात के लिए उदाहरण दिया मूल में यथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो वही लिखा है अनाकांक्षादि उदाहरणम दर्शयति यथा इति। हो गया ना? चलिए आगे। ये हो गया भाई। आगे क्या है? देखो मूल में वाक्यम द्विदम, वाक्यम द्विदम वैदिकम लौकिकम च, वैदिकम लौकिकम च, वैदिकम लौकिकम च, वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वम एव प्रमाणम,
वैदिकम् ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम् लौकिकं तु आप्तोक्तं प्रमाणम् लौकिकम् तु आप्तोक्तं प्रमाणम् अन्यत् अप्रमाणम् अन्यत् अप्रमाणम्। ठीक है जी। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम तत्करणम शब्दः तत्करणम शब्दः इति शब्द प्रमाणम इति शब्द प्रमाणम। ठीक है जी। वाक्यम द्विधम, वाक्य के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। कौन कौन? वैदिक और लौकिक। वैदिक मतलब वेद का वाक्य और लौकिक मतलब वेद से भिन्न लोक में बोला जाने वाला वाक्य, लौकिक वाक्य। ठीक। उन दो प्रकार के वाक्यों में से वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, वैदिक अर्थात वेद के वाक्य सभी के सभी क्या है? प्रमाण है। वेद का ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जो अप्रमाण। तो बोलेंगे वेद के सभी वाक्य प्रमाण है, क्यों? क्या कारण है? उसका हेतु दिया यहाँ पर, क्या? ईश्वरोक्तत्वात्, ईश्वर के द्वारा वो बोले गए हैं, ईश्वर ने कहे है और ईश्वर सर्वज्ञ है कि नहीं? सर्वज्ञ जो ईश्वर है वो कभी भी गलत नहीं बोल सकता है। सर्वज्ञ है और कृपालु है, सबके ऊपर उसकी दया है। ईश्वर सबका हित चाहता है क्योंकि वो सबका सुहृद है, सबका अंतरात्मा है। इसीलिए उसके द्वारा, सर्वज्ञ ऐसे ईश्वर के द्वारा कहे हुए सभी वाक्य, वेद के वाक्य क्या है? प्रमाण है, कोई भी अप्रमाण नहीं है। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात्, वैदिक वाक्य ईश्वर से कहे हुए है, इसलिए सर्वमेव प्रमाणम लग गया। लौकिकम तु आप्तोक्तम प्रमाणम, अब लौकिक वाक्य में सभी प्रमाण नहीं है, कुछ प्रमाण है और कुछ प्रमाण नहीं है। कौन प्रमाण है? आप्तोक्तम, आप्त पुरुष के द्वारा उच्चारित जो लौकिक वाक्य वो तो प्रमाण है, और जो आप्त नहीं है, वंचक है या भ्रांत है, उसके द्वारा कहे हुए वाक्य वो प्रमाण नहीं है। ठीक है। लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यत् अप्रमाणम, आप्त पुरुष से भिन्न पुरुष के द्वारा उच्चारित जो लौकिक वाक्य है वो सभी वाक्य कैसे है? अप्रमाण है। ठीक है। चलिए आगे। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम। ठीक है। अब बता रहे, स्पष्ट बता रहे कि शाब्दी प्रमा कौन है और उसका करण अर्थात प्रमाण कौन है। तो देखिए, वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, शाब्द ज्ञान मतलब शाब्दी प्रमा, शाब्दी प्रमा है, शाब्द बोध है कि नहीं? कौन? वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्य सुनने के बाद वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान हो जाता है वही है शाब्दी प्रमा। और उस प्रकार की शाब्दी प्रमा का जो करण है शब्द, वो हुआ क्या? प्रमाण। वही लिखा तत्करणम शब्द। उस प्रकार के वाक्यार्थ ज्ञान के लिए करण कौन है? शब्द है। इति शब्द प्रमाणम। इस प्रकार से ये शब्द प्रमाण आज मूल में समाप्त हुआ। अब इसका पद कृत्य देखते हैं। हाँ, ठीक है ना जी। ननु एतावता शाब्द सामग्री प्रपंचिता, कह रहे हैं कि एतावता मतलब अब तक, अभी तक क्या? शाब्द सामग्री प्रपंचिता, शाब्द मतलब शाब्द बोध, शाब्दी प्रमा, उसकी सामग्री प्रपंचिता कथिता, शाब्दी प्रमा की जो सामग्री है उसका विवेचन अभी तक किया। शाब्द बोध होने की क्या क्या सामग्री बताई जी? आकांक्षा, योग्यता, संधि। अनु एतावता शाब्द सामग्री प्रपंचिता। ठीक है। आगे, प्रमा विभाजक वाक्ये शाब्दस्य अपि उद्दिष्टत्वेन तत्कुतः न प्रदर्शितम इति अतः आह वाक्यार्थेति। ठीक। देखिए, प्रमा विभाजक वाक्य पीछे गया है, प्रमा का विभाजन करने वाला वाक्य अर्थात प्रमा का भेद बताने वाला वाक्य, अर्थात प्रमा कितनी प्रकार की है इस बात को कहने वाला वाक्य पीछे गया है। प्रमा कितनी प्रकार की बताई थी? 4। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। ये हुआ प्रमा विभाजक वाक्य।
समझ में आया ना। उसमें प्रत्यक्ष प्रमा भी आई है और अनुमिति प्रमा भी आई है, उपमिति भी आई है और शाब्द प्रमा भी आई है। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि उस प्रमा विभाजक वाक्य में शाब्दी प्रमा भी एक होती है, ये आपने कह दिया, लेकिन अभी तक तो शाब्दी प्रमा कौन है इस बात को बताया नहीं, तो उसको बताओ। वो बता रहे फिर अभी, देखिए पंक्ति पद कृत्य में ननो नहीं, ये क्या है, प्रमा विभाजक वाक्य, ये है ना जी, प्रमा का विभाग करने वाले वाक्य में शाब्दस्य अपि उद्दिष्टत्वेन, शाब्दी प्रमा का भी उल्लेख किया है, वहां पर उद्दिष्टत्वेन उल्लेख किया है। तत्कुतः न प्रदर्शितम, तत् हाँ शाब्दी प्रमा कुतः न प्रदर्शितम, क्यों नहीं दिखाई अभी तक, इति अतः, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रही थी अतः आह वाक्यार्थ ही, तो मूल में आया ना, वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द, वाक्यार्थ ज्ञान यही क्या है, शाब्द ज्ञान है। तो बोलेंगे शब्द में रहती है शब्दत्व जाति, जैसे घटों में रहती है क्या, घटत्व जाति, सभी पटों में रहती है क्या, पटत्व जाति, उस प्रकार शब्दत्व भी जाती है। वो कैसी जाननी, लिख रहे हैं शब्दत्वं च शब्दात् प्रत्येमी इति अनुभव सिद्धा जाति ही, ठीक है जी। शब्दात् प्रत्येमी, जैसे अयम घट अयम घट अयम घट, सभी घटों में एक जैसा बोध होता है कि नहीं, इससे पता चलता है इन सभी घटों में रहने वाली एक जाति है, कौन, घटत्व जाति। उसी प्रकार शब्द का अनुभव होता है ना, तो शब्द सुनने के बाद शब्द का अनुभव हुआ, उससे पता चला कि इन सभी शब्दों में क्या जाती है, शब्दत्व जाती है। तो वही लिखा है शब्दत्वं च शब्दात् प्रत्येमी, शब्दात् अनुभवामी, शब्द से अनुभव की जाती है, कौन, शब्दत्व जाति, वही शब्दत्वं च शब्दात् प्रत्येमी इति अनुभव सिद्धा जाति ही, शब्दत्व जाति है। हो गए भाई इतना, चलिए। तो अभी तक क्या चिंतन हुआ, शाब्दी प्रमा बताई, उसका कारण शब्द प्रमाण, शब्द वो भी बताया, और शब्द प्रमाण से शाब्दी प्रमा उत्पन्न होने के लिए जो सामग्री आवश्यक है उस सामग्री का भी विवेचन किया। अब कह रहे हैं कि शाब्द बोध का क्रम कैसा है, शाब्द बोध किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसका दिग्दर्शन कर रहे पदकृत्यकार। समझ में आया, चलिए। शाब्द बोध क्रम यथा, शाब्द बोध का क्रम दे रहे हैं उदाहरण के साथ। जैसे उदाहरण है, वाक्य है चैत्रः ग्रामं गच्छति, बोलो चैत्रः ग्रामं गच्छति, क्या अर्थ होगा इसका, चैत्र गांव को जाता है, चैत्र नाम का कोई व्यक्ति गांव को जाता है, ठीक है ना। अब ये वाक्य सुनने के बाद किस प्रकार का शब्द बोध उत्पन्न होता है उसको लिख रहे हैं यहाँ पर, चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र, ठीक है ना। ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमांश चैत्रः इति शाब्दबोधः। देखो भाई, चैत्र ग्रामं गच्छति, ये वाक्य सुनने के बाद किस प्रकार का शाब्दबोध उत्पन्न होता है उसका उल्लेख किया है, बोलो एक बार। ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमांश चैत्र इति शाब्दबोधः, इस प्रकार का शाब्दबोध होता है, ठीक है ना जी। देखो चैत्र कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, किस अर्थ में होती है, प्रथमा, कर्ता अर्थ में होती है प्रायः। और ग्रामम कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, किसमें होती है, कर्म में, कर्म में द्वितीय होती है। और गच्छति क्या है, क्रियापद, किस लकार का रूप है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, लट के स्थान पर तिप प्रत्यय हुआ है, बराबर है ना। तो इससे शाब्दबोध उत्पन्न हुआ। ग्राम कर्मक, ग्राम है कर्म जिसमें, है कि नहीं, ऐसा जो गमन, गम धातु का अर्थ क्या है, गमन, तो लिखा है ग्राम कर्मक गमन, और उस गमन के अनुकूल वर्तमान कृति वाला कौन है, चैत्र। गमन जाना, उसके अनुकूल कृति वाला, प्रयत्न वाला कौन है, चैत्र। वही लिखा है ग्राम कर्मक गमनानुकूल। और वो कृति कैसी है, भूतकाल की है कि वर्तमान काल की है, वर्तमान काल की, क्योंकि लट लकार है, लट का अर्थ ही होता है क्या, वर्तमान,
इसलिए वर्तमान कर दिया, वर्तमान कालीन वो कृति है। तो ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान, वर्तमान कालीन जो कृति, उस कृतिमान कृति वाला कौन है? चैत्र इति शाब्दबोध। अब इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ऐसा शाब्दबोध कैसा उत्पन्न हो गया भाई? तो लिख रहे द्वितीयाया कर्मत्वम अर्थ। द्वितीय विभक्ति आई थी ना यहाँ पर, कहाँ पर? ग्रामम, द्वितीय विभक्ति है ना। तो द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है? कर्मत्व। कर्म में द्वितीय होती है, तो वही लिखा है द्वितीयाया कर्मत्वम अर्थ। ठीक। अब आगे गच्छति, इसमें गम धातु है कि नहीं? तो गम धातु का अर्थ क्या है? गमन, गमन रूप क्रिया, तो वही लिखा है धातु हो गमनम। गच्छति में जो गम धातु है, उस गम धातु का अर्थ क्या है? गमन, गमन रूप क्रिया, गमनम। और गमन के है ना, गमन के अनुकूल कृति है उसकी, किसकी? चैत्र की। देखिए फिर अनुकूलत्वम च संसर्ग मर्यादया भासते, ठीक नहीं? गमन के अनुकूल कृति है, ये कैसा पता चला आपको? तो संसर्ग मर्यादया मतलब संसर्ग, सानिध्य होने के कारण। क्या? सानिध्य होने के कारण। बोलोगे किसका सानिध्य? ध्यान दीजिए, कठिन कुछ नहीं है। क्रियापद क्या है? गच्छति। क्या है? गच्छति। उस गच्छति में क्या क्या है? गम धातु है और लट, और लट के स्थान पर हुआ है प्रत्येक तिप, है कि नहीं? तो गम धातु का और लट का तिप प्रत्येक का सानिध्य है कि नहीं? एक ही पद में दोनों है ना, गच्छति, इसलिए संसर्ग है दोनों का। इसीलिए संसर्ग मर्यादया, संसर्ग के कारण प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रहा है क्या? अनुकूलत्व, अर्थात गमनानुकूल, क्योंकि आख्यात का अर्थ है कृति। लिख रहे आगे, देखिए आगे पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अनुकूलत्वम च संसर्ग मर्यादया भासते, पंक्ति मिली ना आगे। लट वर्तमानत्वम आख्यातस्य कृति, सभी शब्द का अलग अलग अर्थ कर दिया पहले। वाक्य मूल में क्या? चैत्र ग्रामम गच्छति, तो ग्रामम में द्वितीय, द्वितीय का अर्थ कर दिया कर्मत्व, और गम गच्छति में गम धातु का अर्थ कर दिया गमन। और आगे लट लकार है कि नहीं? तो लट का अर्थ है वर्तमान काल, लट का अर्थ क्या है? और लट के स्थान पर जो प्रत्यय हुआ है तिप, जिसको बोलते हैं आख्यात। आख्यात का मतलब होता है तीन, तिप्त जी आदि सभी प्रत्यय क्या है? आख्यात। तो गच्छति में गम धातु है, उस गम धातु का अर्थ क्या है? गमन। अब उसी गच्छति में लट लकार हुआ है कि नहीं? तो लट का अर्थ है क्या? वर्तमान काल, और लट के स्थान पर प्रत्यय हुआ है आख्यात तिप, उस आख्यात का अर्थ है कृति। आख्यात का अर्थ क्या है जी? कृति। हाँ, लट वर्तमानत्वम आख्यातस्य कृति, लग गया जी। अब देखिए कृति का, कृति कैसी कृति? वर्तमान कालीन कृति। कैसी कृति? वर्तमान कालीन कृति। और कैसी कृति? गमनानुकूल कृति। क्या जी? गमनानुकूल कृति। अब वो कृति गमन के अनुकूल है। कृति कहाँ रह रही है? चैत्र में। कृति मतलब प्रयत्न विशेष, वो किसमें है? चैत्र में। किंतु चैत्र में जो प्रयत्न है, कृति है, वो कृति कैसी है? उसकी गमनानुकूल है, पठनानुकूल कृति नहीं है कि नहीं? तो कैसी कृति उसकी? हाँ, खादनानुकूल कृति नहीं है, गमनानुकूल कृति है। गमन होने के लिए जिस प्रकार की चाहिए उस प्रकार की उसमें क्या है? तो इस कृति का और गमन का संबंध है, अनुकूलत्व संबंध है। ये कैसा पता चला? संसर्ग मर्यादया, क्योंकि गम धातु का और आख्यात का क्या है? सानिध्य है, संसर्ग है, संबंध है, और संबंध होने के कारण ये बात सामने आ गई कि गमनानुकूल क्या है? कृति है। और लट का भी सानिध्य है, और लट का अर्थ है वर्तमान काल, और वो कृति वर्तमान कालीन है, ये भी पता चल गया। संसर्ग मर्यादया, समझ में आया ना? वही लिखा है, देखिए लट वर्तमानत्वम आख्यातस्य कृति तत्संबंध, उनका संबंध मतलब वर्तमान कालीन कृति, इस प्रकार का संबंध संसर्ग मर्यादया। और पीछे भी आया ना एक वाक्य,
अनुकूलत्वं च संसर्ग मर्यादया भासते। तो संसर्ग की मर्यादा से दो बात पता चली, एक अनुकूलत्व गमनानुकूल कृति है ये बात, और वर्तमान कालीन कृति है ये बात, दोनों का पता चला। कैसा? संसर्ग मर्यादया, तत्संबंध संसर्ग मर्यादया भासते। समझ में आया ना? इसलिए चैत्र ग्रामम गच्छति इस वाक्य के द्वारा शाब्दबोध उत्पन्न हुआ। कैसा? हाँ, क्या दिया है? ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान चैत्र। बोलो। ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान चैत्र। वर्तमान कृतिमान चैत्र है कि नहीं? ये चलिए अब और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। रथो गच्छति, रथः गच्छति, रथ जा रहा है। वाक्य सुना, ये सुनने के बाद क्या शब्द बोध निकलेगा? लिख रहे हैं, रथो गच्छति इत्यत्र गमनानुकूल व्यापारवान रथः इति शब्द बोध। बोलो क्या क्या? गमनानुकूल व्यापारवान रथः इति शब्द बोध। हाँ, गम धातु का अर्थ है गमन, और गमनानुकूल है ना व्यापार, अख्यात का अर्थ क्या है? व्यापार। और उस व्यापार वाला कौन है? रथ। या कृति नहीं ली भाई, व्यापार लिया, क्योंकि कृति मतलब प्रयत्न, वो तो चेतन में रहता है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है। नैयायिक की भाषा के अनुसार चैत्र, देवदत्त आदि व्यक्ति में कृति रह सकती है। रथ तो क्या है? जड़ है, उसमें कृति नाम का गुण नहीं है, व्यापार है। इसलिए कह दिया गमनानुकूल व्यापारवान रथ। शब्द को समझ में आया? चलिए, इति शब्द बोध। और उदाहरण दे रहे भाई, स्नात्वा गच्छति, है कि नहीं? स्नान करके जा रहा है कि नहीं? तो ये वाक्य सुनने के बाद क्या शब्द बोध होगा? देखिए, यहां पर व्यक्ति एक है, क्रिया दो है। स्नात्वा गच्छति, कोई व्यक्ति, देवदत्त स्नात्वा गच्छति, तो गमन करने वाला भी देवदत्त है और स्नान करने वाला भी देवदत्त है। किंतु दोनों क्रिया एक साथ नहीं हो रही है, एक के बाद एक हो रही है। पहले स्नान और स्नान के बाद गमन। स्नान काल में गमन का अपराध भाव है। स्नान काल में गमन है क्या? तो स्नान काल में गमन का क्या है? अपराध भाव है। समझ में आया ना? तो क्या शब्द बोध निकलेगा फिर? तो लिख रहे, देखिए, स्नात्वा गच्छति इत्यत्र गमन प्राग भाव कालीन स्नान करता गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान इति शाब्द बोध। समझ में आया जी? चलिए, कैसे? गमन प्राग भावावचिन्न, जब स्नान कर रहा है उस समय गमन है क्या? तो उस स्नान कैसा है फिर? गमन के प्राग भाव से युक्त, अवचिन्न युक्त, ठीक है ना? गमन प्राग भावावचिन्न कालीन, उस काल में वो स्नान कर रहा है, स्नान करता, कोई भी देवदत्त आदि स्नान करता, वो स्नान करने वाला। फिर गच्छति कहा ना, उसके द्वारा गमन, कम का अर्थ है गमन, तो गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान, जो भी होगा वो देवदत्त आदि, ये शब्द बोध निकल आया। समझ में आया जी? इति शब्द बोध हो गया ना? आगे चलते, त्वा प्रत्ययस्य, अब उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। स्नात्वा गच्छति इस वाक्य के सुनने के बाद जो शब्द बोध हुआ, तो किस पद का क्या अर्थ है? लिख रहे, त्वा प्रत्ययस्य कर्ता पूर्वकालीनत्वं च अर्थ स्नात्वा। त्वा प्रत्यय है ना, तो त्वा प्रत्यय के दो अर्थ है। क्या क्या? एक तो कर्ता अर्थ है, त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या है? कर्ता। और दूसरा अर्थ है पूर्वकालीन, है कि नहीं? तो गमन के पूर्व काल में स्नान करता, यह अर्थ है त्वा प्रत्यय का। ठीक है, देखिए, त्वा प्रत्ययस्य कर्ता पूर्वकालीनत्वं च अर्थ, दो अर्थ है, कर्ता और पूर्वकालीन। एवं अन्यत्रापि वाक्यार्थ बोध्य, तो उदाहरण रूप से दो तीन बता दिया। इस प्रकार से अन्य जगह भी वाक्यार्थ बोध समझ लेना चाहिए। हो गया? इति पदकृत्य के शब्द परिच्छेद, इस प्रकार पदकृत्य में शब्द परिच्छेद समाप्त हुआ। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।